आने वाले जो कुछ साल हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर पानी तो आपने जैसा बता दिया ज़्यादा होगा, अगर डैम्स ना बनाएं तो कैसे पानी को सेव करें? फर्स्ट पॉइंट। माय सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि अगर हम पानी को चैनलाइज करना चाहते हैं, वाटर प्रोसेस को हम आपने एक्वाफायर्स को दोबारा रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हमारे पास मतलब तरीक़ेकार है? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो तो हम बाहर से लेते हैं। पानी की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास बहुत पानी है, बल्कि पानी जो है वो पहले से ज़्यादा आ रहा है और अब हम देख भी रहे हैं फ्लडिंग ज़्यादा बढ़ गई है, इसका मतलब पानी तो ज़्यादा आ रहा है। अब मसला रह गया कि इस पानी को जो है हमने किस तरह से मैनेज करना है। तो मैनेज करने का तरीका बहुत अच्छा और बहुत आसान हमें नेचर ने बना के दिया है, हमारे कुदरती माहौल ने तरीका बना के दिया हुआ है। आप देखेंगे जब हमारा दरिया, हमारे जितने भी दरिया पहाड़ों से नीचे उतरते हैं तो ये मैदानों में आ जाते हैं, और फिर मैदान हमारे बहुत ही हमवार हैं, उनकी स्लोप बहुत कम है, और उसके बीच में ये दरिया फैल जाते हैं, बड़ी दूर दूर तक फैलते हैं। ये मानसून के सीज़न में जो इनके एक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं वो दरिया की सेंट्रल लाइन से कई कई किलोमीटर दूर तक फैलते हैं, बल्कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं तो ये मतलब है कि 20-25 किलोमीटर तक जो है ये फैलते हैं दरिया। तो इतने खूबसूरत दरिया, इतने खूबसूरत फ्लड प्लेन्स और इतना ज़बरदस्त कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम जो है बहुत कम रिवर बेसन्स में है, जिस तरह का इंडस में है। और खुशकिस्मती से इंडस का जो मेजर पार्ट है इस खूबसूरत सिस्टम का वो पाकिस्तान के पास है, थोड़ा सा इंडिया में है, बाकी सारा हमारे पास है। तो कुदरत ने हमें एक बहुत बड़ा जो है ना वो सिस्टम ऑलरेडी बना के दिया है। अब ये जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना इस सिस्टम की, वो बदकिस्मती से बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, हमें नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया कि आपका दरिया जो है वो किस तरह से चलता है, इसकी रिवर मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी जियोलॉजी हाइड्रोलॉजी क्या है। फ्लड प्लेन्स हमारे पास दुनिया के बेहतरीन फ्लड प्लेन्स हैं, लेकिन आप किसी से पूछेंगे जी फ्लड प्लेन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो किसी बच्चे को नहीं पता होगा, किसी स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्ची को नहीं पता होगा कि ये फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। अब अगर हम इन फ्लड प्लेन्स को समझें और इसमें चलने वाले दरिया को समझें और फिर इसकी मॉर्फोलॉजी को समझें। मॉर्फोलॉजी क्या है, मैं ये लफ्ज़ कई दफ़ा इस्तेमाल कर जाता हूँ, लेकिन समटाइम्स आई रियलाइज कि ये चीज़, ये बड़ा कोई कॉमन वर्ड नहीं है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। मॉर्फोलॉजी का मतलब कि एक दरिया किस तरह से हमारे वजूद में आया है, वो उसकी रिवर मॉर्फोलॉजी है, किन किन प्रोसेस से गुजर के तो वो दरिया बना। अगर हम उन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करें तो हमें समझ आएगा कि इन दरियाओं के दाएं बाएं क्या है और इनके नीचे क्या है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसकी रिवर मॉर्फोलॉजी में अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि ये दरिया जो प्लेन्स में चलते हैं हमारे, वो रेत के ऊपर चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। और रेत के ऊपर पानी नहीं बह सकता जब तक रेत के बीच में पानी भर ना जाए, क्योंकि रेत तो फौरन पानी को जज़ब कर लेती है। यस, यस। आप कोई दरिया देखें, वो दरिया क्या है कि वो रेत का एक बहुत बड़ा, यूं कह लें कि मैदान है, और उसके ऊपर पानी चल, इसका मतलब है कि उस रेत के बीच में पानी भरा हुआ है। ठीक है। और जो आपके फ्लड प्लेन्स हैं, अगर आप दरिया के करीब फ्लड प्लेन्स में जाएं तो वहां पे भी अगर आप थोड़ी सी मिट्टी को खोदें, आपको वहां पे रेतीली मिट्टी मिलती है। इसका मतलब आपके फ्लड प्लेन्स में भी बहुत ज्यादा रेत है, और ये सारे आपका रिवर बेड है और उसके एडजेसेंट फ्लड प्लेन्स हैं जो कि रेत के हैं। और इस रेत में अगर पानी भरा हुआ होगा तो इसके ऊपर दरिया चलेगा, अगर इसमें पानी नहीं है तो इसके ऊपर दरिया नहीं चल सकता, वो बीच में जज़ब। ठीक है। अब मिलियंस ऑफ ईयर से ये दरिया चल रहे हैं, इनके बीच में पानी भर गया रेत के बीच में। और देखने वाली ये बात है, जो भी हमने इसके ऊपर बाकायदा स्टडी की है, रिसर्च की है, हमने देखा कि इस रेत की टोटल जो विड्थ है दरियाओं के आसपास, वो औसतन तकरीबन 6.5 किलोमीटर बनती है। ठीक है। जो आपके प्लेन्स में दरिया चलते हैं उनकी लंबाई तकरीबन 3,500 किलोमीटर है। 3,500 किलोमीटर? जी जी, रावी, चनाब, सतलुज मिला के ना, ये सारे जो दरिया हैं इनकी मिला के तकरीबन 3,500 किलोमीटर ये आपके प्लेन्स में चलते हैं दरिया। इसमें माउंटेन वाला पार्ट शामिल नहीं है। ठीक, तो ये दरिया जो है, इनके ये फ्लड प्लेन्स हैं जिनकी एवरेज विड्थ 6.5 किलोमीटर के करीब है, और जो रेत है उसकी कितनी डेप्थ है जिसके बीच में मीठा पानी है, वो भी हमने कुछ जगहों पे हमने फिजिकली उसको मेजर किया ड्रिलिंग करके, और कुछ जगहों के ऊपर हमने उसकी वो फिर अप्रोक्सीमेशन जो हमारे साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उससे हमने उसके अंदाजे लगाए। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे पास इस रेत में जो पानी स्टोर हुआ है और
स्टोर हुआ हुआ एक्सट्रैक्टेबल वाटर, क्योंकि आप सारा पानी नहीं निकाल सकते। जो पानी आप निकाल सकते हैं वो 500 मिलियन एकड़ फुट है। 500 इस वक्त मिलियन? जी जी, मतलब आपका तरबेला जो है वो 7-8 मिलियन एकड़ फुट है। डोंट टेल मी। ये 500 मिलियन एकड़ फुट है। मतलब तो ये तो कई 100 तरबेला जितना पानी हुआ। जी जी जी, ऐसा ही है। तो इतना बड़ा जब आपके पास एक जखीरा बना हुआ है और आपके लैंडस्केप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आप तरबेला बनाते हैं, आप दिमर बादशाह बना रहे हैं। जो बंदा कराची से ट्रेन में बैठते हैं, आप उसके टिकट पे पैसे काटते हैं डैम फंड के, लेकिन क्या दिमर बादशाह से पानी कराची पहुंचेगा? पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? क्या मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म नहीं है। जबकि दरिया आपका कराची के साथ से गुजर रहा है और उसमें भी ये पानी है। तो आपका ये जो सिस्टम है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस योर लैंडस्केप, और इस सिस्टम के विद इन 100 किलोमीटर आपकी 90% पॉपुलेशन है। अगर आप, अब मैं आपको कहता हूं कि आप थोड़े से स्मार्ट हो जाइए, ठीक है। आप कहें कि जी मेरे पास जखीरा भी है पानी का, और वो पानी बिल्कुल साफ है, ड्रिंकिंग क्वालिटी का है, ठीक है। बड़े बड़े शहरों से विद इन 50 to 100 किलोमीटर, खेतों से विद इन 50 to 100 किलोमीटर ये सारा पानी है। तो क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं इस पानी को उधर से अपने यूजर के साथ नहीं कनेक्ट कर सकता 21st सेंचुरी में?